हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा यूट्यूब चैनल पे। आज आपका टेस्ट हुआ है सेट का सेकंड टेस्ट था। ये जो हमारा सेट टेस्ट सीरीज हो रहा है, मॉडल टेस्ट है एक हिसाब से, तो उसका ये सेकंड टेस्ट था। तो उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। और अभी हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। मैं गोविंद चौधरी, मेरा नाम गोविंद चौधरी है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे? क्या है 90 ग्राम वाटर? तो हम इसके पहले क्या निकालेंगे? मोल। हाँ, और जब वेट दिया जाता है, वेट से मोल निकालने का तरीका क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें कितना दिया है? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कितना हो जाता है? 18। कितना आ गया मोल? 5 मोल। ये कितना मोल आ गया? 5 मोल। 5 मोल। ठीक है, हमारे पास मोल आ गया, तो इससे हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ कौन किसके मॉलिक्यूल? H2O के मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एन करते हैं। तो मोल हमें पता है कितना मोल है? 5। एन से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ गया। अब हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल में H2O के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक एटम है। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है H2O के? इतने मॉलिक्यूल है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? तो इसकी एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिक सिटी ऑक्सीजन की कितनी है वाटर में? 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम इन कितना? इतने मॉलिक्यूल वाटर में। इतने मॉलिक्यूल वाटर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा? 5 इंटू Na इंटू 1। ठीक है, क्योंकि हमारे एक मॉलिक्यूल में, एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम है। तो हमारे पास वाटर के अगर इतने मॉलिक्यूल हैं तो उसमें एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो उतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा? 5 Na। 5 Na। ठीक है, कौन सा आ गया? सेकंड 5 Na। ये देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 27 ग्राम N2OX ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP एज्यूमिंग आइडियल गैस नेचर। वैल्यू ऑफ X हमें निकालना, इस X की वैल्यू। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम दिया है किस पे? STP पे। तो STP पे वॉल्यूम दिया, तो इससे मोल निकालने का तरीका क्या होता है? वॉल्यूम बाई 10.4। कब लगता है? ये सिर्फ STP पे लगाएंगे। तो वॉल्यूम हमें कितना दिया है? 5.6 लीटर बाई 10.4। ये कितना हो जाएगा? 1/4 मोल। ये हमारे पास क्या आ गया? 1/4 मोल। और मोल आ गया हमारे पास। अब क्या वेट है? तो मोल का हमें मोल दिया 1/4। तो ये वेट कितना ग्राम दिया? 27 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कैसे लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन हो गया N2 का कितना? 28 प्लस X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें इस X की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 28 प्लस 16X इक्वल टू 108। और 16X इक्वल टू कितना हो गया? 80। इसको इधर ले जाके माइनस किया तो 80। और X इक्वल टू कितना हो गया? 5। इसे कैंसिल किया ना, 5। तो हमारे पास X की वैल्यू क्या आ गई? 5। ठीक है, देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो पहले इसकी क्या करो? नंबरिंग जहां ब्रांच ज्यादा वहां से नंबरिंग करते हैं। 1
यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा हो, नंबरिंग वहाँ से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे 2 ब्रांच है ना, 4 5, ठीक है। और ये क्या है, एथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है। ये क्या है, मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथाइल पहले आता है, तो क्या हो जाएगा 3 एथाइल, 3 एथाइल, और 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। और क्या है, 5 कार्बन है, और साइक्लो है, तो साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या हो गया, 3 एथाइल 1 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन। देखो 3 एथाइल एक ही में है बस, ठीक है। 3 एथाइल 1 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एक्स मोलर सोल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है। वैल्यू ऑफ एक्स हमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है, मोलैलिटी। और हमें दिया क्या है, मोल फ्रैक्शन दिया है, ठीक है। ये हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, 0.2। यहां से हम क्या करें, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लें, सॉल्वेंट का, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी, ये क्या होता है 1, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी कितना है 0.2, तो एक्स ए हमारे पास क्या आ गया 0.8। ये आ गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ये है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन क्या होता है, एक्स बी बाई एक्स ए, मोलैलिटी, यहाँ मोलैलिटी क्या है, एक्स है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, एक्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। ये रिलेशन होता है हमारा मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में। तो हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पर सबसे पहले एक्स बी कितना है 0.2, और एक्स ए कितना है 0.8, और एक्स हमें निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकाला, बेंजीन का, यही तो सॉल्वेंट है ना हमारे पास, बेंजीन C6H6, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 78, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 78 बाई 1000। ये हो जाएगा 1/4, और ये 250, सही है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x इक्वल टू 250/78, ठीक है। और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 125/39, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करो, कितना 39 से 125 को, 125 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 बार ले जाते हैं, 7 11, कितना हो गया 8, ये 0 0, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ जाएगा नहीं तो पॉइंट बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लो, कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 और ये 7, ठीक है। तो 3.2 समथिंग आना चाहिए, 3.2 कितना आ रहा है, 3.2 देखो कौन सा है 3.2, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो एक बार, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 54-55 नंबर। 0.6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का सोल्यूशन वुड बी आइसोटोनिक मतलब क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को सेम बराबर कर दो। ऐसे दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो क्या होते हैं, आइसोटोनिक, या जिनका कंसंट्रेशन सेम हो वो क्या होता है, आइसोटोनिक।
तो हमें कह रहा है इतना सोल्यूशन है, ये किसके साथ आइसोटोनिक है इसमें से, ठीक है। तो इसका पहले ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लो। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला ICRT। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर यूरिया के लिए क्या होता है, आई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख दो। और इसका कंसंट्रेशन 0.6 यूरिया है, 0.6 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 60, और ये कितना हो जाएगा 100 ml। 100 ml 6% मतलब क्या, 0.6 ग्राम यूरिया कितने 100 ml सोल्यूशन में, ये 100 ml है, तो क्या ml में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया RT। ये कितना हो जाएगा, 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 RT। ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर जो ये हमें दिया गया है। अब हम इन चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं कितना 0.1 वाला ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT, ठीक है। आई की वैल्यू ग्लूकोज के लिए 1, कंसंट्रेशन हमें दे दिया है 0.1, और R और T कितना हो गया 0.1 RT। पहला ही ऑप्शन आ गया ओपी का। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है 0.1, इसके बराबर, इसका हो जाएगा 0.2 RT, और इसका भी हो जाएगा 0.033 RT हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट आइसोटोनिक है किसके 0.6% यूरिया सोल्यूशन के। देख लो एक बार, 55 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 56। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन क्या होती है, x/m के p पे पावर 1 माइनस n। अब इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें, लॉग ले लो दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा लॉग x/m, और ये लॉग के, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/n लॉग p, ये आ जाएगा हमारा। देखो कौन सा है, log m/x नहीं होगा, log x/m log के n log 1/n होगा, x log x/m log के 1/n log p, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें कुछ करना नहीं था, ये हमारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसी का लॉग करना था दोनों तरफ बस। 56 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन आर फिल्ड इन ए स्टील वेसल्स, और उसको एक्सप्लोड किया गया। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन विल बी, अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा। हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है, इनको एक बर्तन में रखा गया है, तो और बन रहा है हमारे पास क्या H2O, ठीक है। इसको आप कर दो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो ये कितना ग्राम है 10 ग्राम है, और ये कितना है 64 ग्राम है, ठीक है। इनको क्या करो मोल में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा कितना मोल 5 मोल, और ये हो जाएगा 2 मोल, ठीक है। तो हम देखें T=0 पे कितना था, ये 5 मोल, ये था 2 मोल, ठीक है। तो इसमें हमें पता करना कौन सा लिमिटिंग होगा, पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करो। ये हो जाएगा 5/1, और ये कितना हो जाएगा 2/1/2 मतलब 4, तो ये 4 है और ये 5 है, तो कम ये है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा। तो इसमें कॉफिशिएंट वाला रूल लगा दो, कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट बटे इसका कॉफिशिएंट, इसका मोल बटे इसका मोल, हमें इसका मोल निकालना ना कितना मोल ये बनेगा, ठीक है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉफिशिएंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उस पे क्या लगा दो कॉफिशिएंट C1/C2 N1/N2, ठीक है। किसके साथ लगाएंगे लिमिटिंग के साथ, तो इसका कितना है कॉफिशिएंट 1/2, और इसके मोल कितने हैं 2। ओ एक सेकेंड,
इसका कॉफिशिएंट कितना है 1/2 और इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 और इसके मोल कितने हैं 2 और इसके मोल हमें निकालने हैं। तो N2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 मोल। ये क्या है 4 मोल H2O। ठीक है, ये कॉफिशिएंट इसका फिर बटे इसका कॉफिशिएंट फिर इसका मोल बटे इसका मोल। ठीक है, तो कौन सा हो गया 4 मोल, थर्ड ऑप्शन 57 का थर्ड ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इनकरेक्ट IUPAC नेम, इनकरेक्ट IUPAC नेम। ठीक है, ये ऐसे है तो इसका IUPAC नेम लिखो। तो सबसे पहले क्या करो नंबरिंग 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सही है 1 2 3 प्रोपेन 1 एंड 3 डाई ऑल, सही है। और ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 साइनो नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 2 3। सारे मेन फंक्शनल ग्रुप थे, किसको 1 नंबर दे किसको 2 नंबर दे, इसलिए सबको छोड़ दिया। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका सही नाम होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये गलत नाम है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था। और इसमें देखो ये है, ये चीज है। तो 1 2 3 4 फर्स्ट कार्बन पे क्या है 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये प्रोपाइल है 3 कार्बन है और है ब्यूटेन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इनकरेक्ट हो गया थर्ड, 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन एग्जिबिट मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी। और डेल्टा टीवी क्या डिपेंड करता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है आई के बी इन और एम मोलैलिटी। के बी क्या होता है, के बी तो कांस्टेंट है, ये क्या के बी कांस्टेंट है, ये सल्यूट पे नहीं डिपेंड करता, सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या होगा कांस्टेंट होगा। और यम देखो सबका 0.1 मोलल है, तो सब में हम क्या है कांस्टेंट है, सब में हम कांस्टेंट है, तो ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। हाँ, अब हम क्या देखते हैं, ये कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा टीवी क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, हो गया। तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा टीवी ज्यादा होगा। डेल्टा टीवी क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, इसके लिए 3, इसके लिए भी 3। आयन आई क्या नंबर ऑफ आयन देखेंगे यहाँ पे कितनी हो गई 4, तो आई की वैल्यू ज्यादा, मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4, इसमें आई की वैल्यू ज्यादा है, आई की वैल्यू 4 है, इसमें आई की वैल्यू कितना है 3 है, इसमें आई की वैल्यू 3 है, इसमें आई की वैल्यू 2 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4, 59 का। देख लो इसको 59। चलते क्वेश्चन नंबर 60 में। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सम डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज एज एंटीसेप्टिक एज लो कंसंट्रेशन, सही बात है। कुछ डिसइंफेक्टेंट जैसे क्या होता है फिनॉल होता है, फिनॉल जैसे फिनॉल, हाँ फिनॉल, उसको अगर हम लो कंसंट्रेशन पे यूज करें तो एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। जैसे फिनॉल का अगर 1%, ये क्या होता है फिनॉल 1% फिनॉल, 1% फिनॉल क्या होता है डिसइंफेक्टेंट होता है, ये क्या होता है डिसइंफेक्टेंट। लेकिन 0.2% फिनॉल, फिनॉल क्या करता है, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है,
मतलब इसको अगर लो कंसंट्रेशन पे यूज करें तो एंटीसेप्टिक की तरह काम कर सकता है। तो पहला सही हो गया। एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन दर्दनाशक भी होता है और क्या होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, फीवर में भी काम करता है। और नॉर्थइंडोन इज एंटीहिस्टामिन। नॉर्थइंडोन क्या होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है। ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग होता है, एंटीहिस्टामिन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3 ही गलत हो गया। हमें नॉट करेक्ट बताना, तो नॉट करेक्ट ये सारे करेक्ट हो गए। क्लोरोफेनिकॉल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, सही है। तो इसमें हमें इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यही सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी सारे तो सही है। 60 का कौन सा हो गया, 3rd। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। एस्पिरिन इज आल्सो नोन एज एस्पिरिन। एस्पिरिन कैसे बनता है, हम सैलिसिलिक एसिड की, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड। इसका जब हम एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, यहाँ पे Cl निकल जाता है और ये प्लस बन जाता है, Cl माइनस निकल जाता है, ये प्लस बन जाता है। और ये क्या करता है, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो ये प्लस इसके साथ चला जाता है और ये यहाँ पे आके लग जाता है, ये क्या हो जाता है, हाँ ये इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, हाँ ये रिएक्शन कैसे होती है वो बता रहे हैं, शॉर्टकट तरीका। ये हो जाएगा COOH और ये माइनस है तो हाँ C प्लस आके जुड़ जाएगा, O माइनस से C, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O CH3। ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो कौन सा हो गया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर 4, 61 का ऑप्शन नंबर 4। कैसे बनता है, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से, और क्या बोलते हैं इसको, एस्पिरिन। ये कैसा होता है, एनाल्जेसिक होता है और एंटीपायरेटिक भी होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। गिवन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इसका इतना, इस पर द ई नॉट वैल्यू ऑफ इसका, हमें किसका निकालना है, पहले जिसका निकालना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया Cu+2, सिर्फ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, किसमें कन्वर्ट कर दो इसको, Cu+। हमें ये निकालना है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू निकालनी है हमें। हमें दिया क्या है, हमें दिया है Cu+2 और इसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। इसके लिए क्या दिया है, 0.34 ई नॉट की वैल्यू, और क्या हो रहा है, Cu कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu+, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में। इसके लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.522, और हमें निकालना किसका, इसके लिए। तो देखो ये किधर है, इधर ही है, ठीक है। और हमें यहाँ Cu++ चाहिए और Cu+ यहाँ पे है, तो क्या करो, इसको रिएक्शन को उल्टा कर दो, इस रिएक्शन को, तो Cu इधर आ जाएगा और Cu+ इधर चला जाएगा, Cu+ इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा। और ई नॉट के साथ क्या होगा, ई नॉट का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन हमने उल्टी की है, 522, ठीक है। अब इस रिएक्शन को भूल जाओ, ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन को भूल जाओ। अब इन दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन हमें आनी है, ठीक है। तो ये Cu से Cu कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों रिएक्शन को क्या करो, जोड़ दो,
ठीक है, ये कैंसिल हो गया इससे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, कितना यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, इसको सीधे जोड़ो, Cu आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, Cu प्लस आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए एक फार्मूला होता है N3 इक्वल टू N3E3 इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2, ये हो गया। तो E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1E1 प्लस N2E2 बाई M3। N क्या है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जो ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका नंबर है। ठीक है, तो हम E3 अब निकालते हैं। पहले रिएक्शन में N1 कितना है, 2 इंटू E1 की वैल्यू कितनी दी है 0.34। हाँ, और इसका साइन क्या होगा, चेंज हो गया है साइन। ठीक है, तो यहाँ प्लस था तो क्या आ जाएगा माइनस 0.522। ठीक है, और इसमें कितना है, n की वैल्यू कितनी है, थर्ड वाले में 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8, अच्छा 0.68, और ये माइनस 0.522, इसको माइनस कर दो, देखो 0.680 माइनस 522, ये कितना आ जाएगा 8, ये हो गया 8, ये आ जाएगा 7 में से, ये आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 1, कितना आ गया प्लस 0.158, ये हमारे पास आंसर आ गया 0.158 वोल्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड, 82 का, 62 का। देख लो इसको एक बार, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन, कौन कौन से, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाँ ये क्या हो रहा है, रिएक्ट करके डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने देखा है जैसे कि अगर दो एलिमेंट मिलके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और किसी जब 2 एलिमेंट मिलके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे ये मान लो क्या बना देगा, NO2 NO भी बना सकता है, NO बना सकता है, N2O बना सकता है, NO2 बना सकता है, N2O5 बना सकता है। ठीक है, ये जब 2 एलिमेंट मिलके डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, और किसी एक का मास अगर हम फिक्स कर दें, एक का मास क्या किया हमने, फिक्स कर दिया, और दूसरे का डिफरेंट मास, मान लो X Y Z, हाँ इसका मास हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, इसका मास हमने फिक्स कर दिया, क्या मान लो A, सब A, और इसका डिफरेंट मास, इससे कंबाइंड होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना है, तो ये कौन सा होता है, और इनका जो रेशियो है वो एक सिंपल रेशियो है। देखो, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं, अब कंबाइन करके अलग अलग एलिमेंट बनाते हैं, और किसी एक एलिमेंट का अगर फिक्स मास से, किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट मास कंबाइन करके ढेर सारे कंपाउंड बनाए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार और सुन लो, किसी एक एलिमेंट के फिक्स मास से दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट मास कंबाइन करके मोर देन 1 कंपाउंड बनाए, और जो इसका रेशियो जो डिफरेंट मास ले रहे हैं उनका रेशियो क्या हो, एक सिंपल रेशियो आना चाहिए। तो ये लॉ का कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करें, एक के मास को फिक्स कर दें, एक का मास क्या करें, फिक्स करें। ठीक है, एक का मास क्या करें, फिक्स करें। जैसा हमने देखा नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28, ये भी हो जाएगा 28। अब देखो ये 28, ये 28, ये 28, ये 28, ये 28, एक का मार्क्स फिक्स हो गया। अब दूसरे का क्या हो जाएगा, ये देखो 32 हो गया, ये 64 हो गया, ये 16 हो गया, ये 80 हो गया। एक के फिक्स मास से दूसरे का डिफरेंट मास कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। ठीक है,
तो इस लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, और इनका जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आएगा, जैसे 32 रेशियो निकालना है 64, 16 और 80। इनका रेशियो निकालो, जो सबसे कम है उससे डिवाइड कर दो। ये कितना हो जाएगा? 2:4:1:5। ये क्या है? सिंपल रेशियो आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। 63 का कौन सा हो गया? थर्ड नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ आईपीएससी सिस्टम। आईपीएससी सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है? एसिड, इसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर SO3H, सबसे पहले क्या आते हैं? एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड। फिर आता है एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड आ गया। फिर उसके बाद आता है एस्टर, C डबल बॉन्ड O, ये आता है एस्टर। एस्टर के बाद क्या आते हैं? एसिड हैलाइड, COX। एसिड हैलाइड के बाद एसिड एमाइड, CONH2। एसिड एमाइड के बाद साइनाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड CN, फिर NC। आइसोसाइनाइड के बाद एल्डिहाइड, कीटोन। देखो हमें किसका निकालना है? सबसे ज्यादा ये हो गया। सबसे ज्यादा किसका हो गया? सबसे ज्यादा हो गया SO3H का, COH का, फिर हो गया SO3H का, फिर CONH2 का हो गया, फिर एल्डिहाइड का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 64 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, if 10 to power 20 molecule H2O are removed from 80 milligram of H2O, then mole of H2O left approximately each। हमारे पास कितना H2O है? इतना है। ठीक है, और इसमें से इतना हमने माइनस किया है। तो यहाँ ग्राम में है और यहाँ मालिक नंबर में है, तो ग्राम में से नंबर को माइनस नहीं कर सकते। या तो नंबर में से नंबर को माइनस करो या वेट में से वेट को माइनस करो। हम करते हैं दोनों के मोल निकाल लेते हैं, उसका मोल से मोल को, क्योंकि हमें देखो पूछा है मोल, हाँ, तो मोल से मोल को घटाओगे तो मोल आएगा। ठीक है, तो दोनों को क्या करो? मोल में कन्वर्ट कर लो। ये कितना है? ये कितना है हमारे पास? कितना? 18 गुणे 10 पे -3, 18 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम H2O है। इसका मोल कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 1000, 1/1000 मोल आ जाएगा। इतना हमारे पास है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं? इतना निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इतना निकालेंगे। इतना क्या क्या 10, इसका मोल निकालो जब नंबर दिया जाता है। 10 पे घाते 20, 6 गुणे 10 पे घाते 23। तो कितना हो गया? 1/6000। इतना क्या कर रहे हैं? इतने में से इतना हम निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो आएगा ना बचा हुआ। इसमें से इसको घटाओ, 1/, इसमें से कितना? 1/6000 घटाओ, कितना आ जाएगा? 6000। कितना आ जाएगा? 5/6 इंटू 10 टू पावर -3। ये कितना हो जाएगा? 0.83 इंटू 10 टू पावर -3। अब क्या करें? 10 से मल्टीप्लाई करें, 8.3 है ना, 10 करें इंटू 10 करें, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 8.3 इंटू 10 टू पावर -4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इतना क्या होगा? H2O हमारे पास बचेगा, H2O लेफ्ट। कितना H2O हमारे पास लेफ्ट रहेगा? कितना? 8.3 इंटू 10 टू पावर -4, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इतना H2O हमारे पास लेफ्ट बचेगा। देख लो 66 का, 65 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। A solution of CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current 3 ampere. What the mass of copper deposit at cathode? तो W इक्वल टू हमने पढ़ा है एटॉमिक वेट, n फैक्टर और F इंटू आई इंटू टी, ये फार्मूला पढ़ा है। अब इसमें सब वैल्यू रख दो, ठीक है, इसमें सब वैल्यू रख दो। तो W इक्वल टू ए कितना है, एटॉमिक वेट कॉपर का कितना होता है, यहाँ पे Cu प्लस टू, Cu प्लस टू, ये कॉपर ही डिपॉजिट होगा ना, तो 63 इसका एटॉमिक वेट, n फैक्टर कितना हो गया 2 और F की वैल्यू 96500, जो फार्मूला भी हमने लिखा था उसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं। और करंट कितना है 3 एम्पियर और 10 मिनट, मिनट है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो गया ये, और ये 2 3 6 3 3 का 9, 63 इंटू ये 63 इंटू 9, 63 इंटू 9 बाई 965, कितना हो जाएगा 9 3 27 54 2 56 अपॉन 965। अब इसको डिवाइड करो 965 और ये कितनी वैल्यू है 567, नहीं जाएगा पॉइंट करवा के 0 बढ़ाओ। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार ले जाए, 5 बार जाएगा तो कितना आएगा 5 25 25 5 और आ जाएगा 6 दूनी 12 6 25 30 2 32 2, उसके बाद 5 9 45 और 3 48। अब ये कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 8 4 5 8 8 4 5, ठीक है 5 और ये 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा 9 8 72 9 8 बार, 9 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा ना, 9 6 54 81 4, हाँ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 81 4 85 हो जाएगा, इसलिए कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है 8 बार जाएगा तो कितना आएगा 7 7 7 7 2 0, ठीक है। मतलब हमारे पास कितना आना चाहिए 0.58, कितना आना चाहिए 0.58 के लगभग, तो 0.58 ये है, 50 है 60 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है अप्रॉक्सीमेट 0.58, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो एक बार 66। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। In zero order reaction for every 10 degree rise of temperature, the rate is double. If temperature is increased from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius, the rate of reaction, इसमें हमने रिएक्शन R2 इक्वल टू R1 डबल हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 डेल्टा टी कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 बाई 10, ये कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा R1 और 2 के पावर 9, ये कितना होता है R1 इंटू 512 R2, हमारे पास R2 कितना आ गया R1 इंटू 512 टाइम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। रेट कितना टाइम हो जाएगा 512, इनिशियल का 512 गुना हो जाएगा 67। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मेनी मोल ऑफ KMnO4 आर रिड्यूस बाय 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम है तो हमारे पास क्या है KMnO4 है, KMnO4 है, ठीक है 1 मोल फेरस ऑक्जेलेट या फिर C2O4 है, ठीक है एसिड है ये, तो एसिडिक मीडियम कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये फेरस ऑक्जेलेट क्या है एसिड, हाँ तो ये क्या होगा एसिडिक मीडियम में KMn किस में जाता है, ये +7 से +2 में जाता है, Mn +2 में जाता है, और ये C2O4 किस में जाएगा CO2 में, और ये Fe +2 में है और ये +3 में है, ठीक है, और ये जाता है Fe +3 में, ठीक है, और ये +4 में, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ये CO2 में कन्वर्ट होता है, ये Fe +3 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ देखो +7 से किसमें जा रहा है +2 में, कितने का चेंज 5 का,
तो n फैक्टर किसमें आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन +4 में 1 का चेंज, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 का चेंज, 2 का चेंज हो गया ये, या फिर किसमें जा रहा है, या फिर +3 में, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। और ये किसमें जा रहा है, +2 से 1 का चेंज, तो यहाँ n फैक्टर कितना आ जाएगा, दोनों ऑक्सीडेशन है तो दोनों जोड़ेंगे, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, यहाँ n फैक्टर हो गया 3 और यहाँ n फैक्टर हो गया 5। तो इसका मोल हमें निकालना है ना, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट एक तरीका ये है, जब मोल दिया हो तो n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इसी को बराबर कर दो। तो इसका मोल हमें निकालना है, इसका मोल हमें निकालना है, तो इसके मोल को n मान लो, इंटू इसका n फैक्टर कितना हो गया 5 हो गया, और इसका मोल हमें कितना दिया 1 मोल दिया है, और इसका n फैक्टर कितना है 3 है, तो n इक्वल टू क्या आ गया 3/5। मतलब क्या चाहिए हमें, इसके 3/5 मोल चाहिए, ठीक है, 3/5, ऑप्शन नंबर 4। कितने मोल चाहिए, 3/5 मोल, 68 का ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, एक बार चेक कर लो, इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 69, number of mole of KMnO4 that will be needed to reduce 1 mole iodide ion, ठीक है, 1 mole iodide ion KMnO4, ये भी कहाँ हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, KMnO4 प्लस आयोडाइड आयन है, ये I- है, अब किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में Mn +7 से किस में जाता है, +2 में जाता है, और आयोडाइड आयन किसमें जाता है, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो रहा है, 5 का चेंज आ रहा है, 5, और यहाँ पे 1 का, माइनस से 0 हो रहा है 1 का, ठीक है। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट को इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 पूछा है, तो मान लिया n मोल, और इसका n फैक्टर कितना है 5 है, और इसके कितना मोल दिया है हमें 1 मोल, और इसका n फैक्टर कितना है 1 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, n = 1/5 मोल। हमें क्या चाहिए, KMnO4 चाहिए, तो 1/5, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, प्लॉट ln वर्सेस 1/t लीनियर स्लोप किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं k = क्या होता है, a आर्हेनियस इक्वेशन, E/RT आर्हेनियस इक्वेशन है ना, ये आर्हेनियस इक्वेशन है ये, तो इसको ln ले लो, हो जाएगा ln A माइनस EA/RT। हाँ, अब इसका ग्राफ बनाओ किसके बीच में, ln और 1/t के बीच में, ln ये हो गया ln और ये हो गया 1/t, तो ये क्या हो जाएगा YC माइनस mx, ठीक है। तो ये y हो गया, c क्या है ln नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप, थीटा क्या है नेगेटिव स्लोप, तो ये tan थीटा = ये होता स्लोप m = माइनस EA/R, स्लोप कितना है माइनस EA/R, ये तो x हो गया ना पूरा ये, और ये स्लोप हो गया माइनस EA/R, ऑप्शन नंबर 1। 70 का ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, टू एलिमेंट है x, एक एलिमेंट हमारे पास x है और एक एलिमेंट y है, इसका एटॉमिक वेट 75 है, इसका कितना है 16 है, कंबाइंड टू गिव कंपाउंड हैविंग 75.8, ये कितना है 75.8% है,
ठीक है, ये 75.8% है, तो इसका परसेंटेज क्या होगा? 100 माइनस 75.8, ये कितना हो गया? 2, ये 4, 24.2%, 24.2%। अब क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, इसके भी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.01, और ये वैल्यू 1.51, ठीक है, 1.51। अब क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये कितना हो जाएगा? 2 अप्रॉक्स 2, ये अप्रॉक्स 3 हो जाएगा। तो x कितना आ गया हमारे पास? x3, x2, x2 y3, x2 y3, x2 y3, x2 y3, ऑप्शन नंबर 4, 71 का ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li+2 आयन, ए नॉट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और यस निकालने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना? 0.529 n स्क्वायर, n कितना फर्स्ट ऑर्बिट को? 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, तो हमारे पास कितना आ गया? RH, और RH कितना दिया है? A नॉट, तो A नॉट की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई? A नॉट इक्वल टू आ गया 0.529, ठीक है, ये A नॉट आ गया, ठीक है। अब हमें किसके लिए निकालना? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू कितना हो गया? 4, ठीक है। इसके लिए निकालते हैं, तो RLI 0.529 n स्क्वायर, n कितना है? 4, 16, n का स्क्वायर 16, और z की वैल्यू कितनी होती है लिथियम के लिए? 3, तो और इसकी क्या लिख सकते हैं हम? A नॉट, तो A नॉट इक्वल टू क्या हो गया? 16/3, ये क्या हो जाएगा? 16 A नॉट बाई 3, ठीक है, 16 A नॉट बाई 3, 16 A नॉट बाई 3, ऑप्शन नंबर 4, 72 का ऑप्शन नंबर 4। देख लो इसको एक बार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सर्कमफेरेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? n। 73 बोहर ऑर्बिट, बोहर में के एक ही ऑर्बिट होती है, ये मान लो अगर न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई बोहर ऑर्बिट, ठीक है। तो इसका क्या निकाला? सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr, इसका सर्कमफेरेंस होता है, अगर रेडियस r है, अगर ये रेडियस क्या है? r है, अगर ये रेडियस क्या है? r है, तो इसका सर्कमफेरेंस 2πr होता है। ये हमको निकालना है कितना होगा ये, ठीक है। तो हमने पढ़ा जो इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम Vr जो होता है NH/2π होता है, ठीक है। तो 2π को इधर भेजो, 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH/mv, mv को क्या किया हमने? इधर भेज दिया, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, h/mv, ये क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगा? n लेमडा। सर्कमफेरेंस किसके बराबर हो जाएगा? n लेमडा के बराबर, n लेमडा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, n लेमडा के बराबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इतना द इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू, पीरियड और ग्रुप बताना है हमें, पीरियड और ग्रुप बताना है। पीरियड क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसको बताता है? पीरियड को बताता है। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? 5,
ठीक है, तो ये क्या बताएगा पीरियड को, n इक्वल टू 5, ये किसको बताता है पीरियड को, पीरियड। तो अब हमें पीरियड पता चल गया, कौन से पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का। तो ये तो दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, फिफ्थ पीरियड का है, ये दोनों बचे। ठीक है, अब पीरियड पता चल गया, हमें ब्लॉक के बारे में पता करना है। ब्लॉक पता चलेगा तब ग्रुप बता पाएंगे। ब्लॉक वो होता है जिस लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में इंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में इंटर करेगा वो उसका क्या होगा, ब्लॉक होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किसमें इंटर कर रहा है, पी सबसेल में, तो इसका क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। अब ग्रुप के लिए क्या करते हैं, जब पी ब्लॉक में ग्रुप के लिए क्या करते हैं, ग्रुप इन पी ब्लॉक में क्या करते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल, लास्ट पी सबसेल तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट पी सबसेल 2 है, कितना हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ग्रुप कौन सा हो गया 15, ग्रुप 14, पीरियड 5 ग्रुप 14, ऑप्शन नंबर 4, 74 का ऑप्शन नंबर 4। देख लो एक बार। चलते क्वेश्चन नंबर 75। चूज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज के बारे में हम जानते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगी, अगर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज ज्यादा होगी। देखो पॉजिटिव चार्ज कम साइज कम, तो ये पॉजिटिव चार्ज कम साइज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा साइज कम, तो ये सही है। देखो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज निगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज कम, ये भी सही है। पोटेशियम क्या, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे बड़ा, फिर सोडियम फिर लिथियम, तो ये भी सही है। और इसमें देखो इस पे चार्ज निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा, तो इसकी साइज सबसे बड़ी, ठीक है। उसके बाद किसका हो जाएगा O-2 का, फिर F- का। तो इसमें देखो उल्टा कर दिया, ये N-3 है, फिर ऐसे होना चाहिए था तब सही होता। तो ऑप्शन फोर्थ वाला क्या हो गया, गलत हो गया। और हमें इनकरेक्ट ही बताना है, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, फोर्थ, 75 का फोर्थ। 75 का सही आंसर कौन सा है, ये वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। टी हाफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट द इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, m इज 1 मिनट। तो हमें क्या निकालना, रेट कांस्टेंट निकालना है। द रेट कांस्टेंट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो जीरो ऑर्डर का टी हाफ क्या होता है, A0/2K, और A0 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब K हमें निकालना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0/2 इंटू टी हाफ। A0 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻³ 2, और टी हाफ कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड हो गया, और हमें सेकेंड में ही निकालना। देखो तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये ऊपर गया तो कितना -1/2 इंटू 10⁻⁻4 0.05, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁴, 0.5 इंटू 10⁻⁻4 होता तब सही होता। देखो 0.5 इंटू 10⁻⁻4 होगा, या 5 इंटू 10⁻⁻5, 5 इंटू 10⁻⁻5, ऑप्शन नंबर 3, 76 का ऑप्शन नंबर 3। चलते क्वेश्चन नंबर 77। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन Kp नॉट इक्वल टू Kc, Kp Kc के बराबर ना हो, तो इसमें रिलेशन होता है क्या, Kp इक्वल टू Kc RT के पावर डेल्टा Ng। अगर Kp को Kc के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं हो, तो क्या करना है, डेल्टा Ng क्या हो, जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा Ng 0 हो जाएगा तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा,
और डेल्टा एन जी नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर, डेल्टा एन जी का हो नॉट इक्वल टू जीरो, तो के पी इक्वल टू नॉट इक्वल टू के सी हो जाएगा। तो देखो इसमें डेल्टा एन जी क्या है, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो गया जीरो, के पी इक्वल टू के सी, यहाँ भी डेल्टा एन जी हो गया जीरो, के पी इक्वल टू के सी यहाँ भी हो गया। यहाँ देखो डेल्टा एन जी कितना हो गया, डेल्टा एन जी यहाँ पे आ गया गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल, गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट जीरो, कितना आ गया 2। तो इसी में क्या होगा के पी नॉट इक्वल टू के सी, के पी नॉट इक्वल टू के सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड। इसमें भी दो दो बराबर कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा एन जी इसमें भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 क्या कराता है, डिहाइड्रेशन कराता है। ठीक है, तो इसमें से क्या निकलेगा H2O निकलेगा। तो ये देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये सी सी सी, ये चीज है हमारे पास, और ये क्या है COH और ये C, यहाँ पे H भी आएगा और ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 और ये CH3। ठीक है, तो ये क्या पहले यहां से क्या बनेगा कार्बोकैटायन बनेगा, कंसंट्रेट H2SO4 है, तो यहां से क्या OH माइनस निकलेगा और H प्लस बनेगा और C प्लस बनेगा, यहां से क्या OH माइनस निकल गया और ये बन गया। ठीक है, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मिथाइल शिफ्टिंग होगी, मिथाइल शिफ्टिंग ये यहाँ आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मिथाइल ग्रुप यहाँ है कार्बोकैटायन यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा सी सी प्लस सी और यहाँ पे सी और ये H और ये सी और ये सी। ठीक है, अब क्या होगा जो OH है ये क्या करेगा इस H को लेके अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C और ये C C C C। तो क्या कौन सा बन गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, पहले OH माइनस के रूप में निकलता है, यहाँ पे प्लस प्लस बनता है और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और जब कार्बोकैटायन बना है तो इसमें क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट किस लिए होगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। तो यहाँ 2 डिग्री है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो H प्लस और ये OH माइनस इस H को लेकर अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या बन जाएगा H2O निकल जाएगा। तो ये बन गया सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी E, रेडिएशन ऑफ एनर्जी, हाँ कितना है E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या दिया वर्क फंक्शन दिया है कितना 2.25। तो हमें फार्मूला पता है H न्यू इक्वल टू क्या होता है, H न्यू मतलब H एनर्जी, जो एनर्जी गिर रही है, तो H न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो एनर्जी माइनस क्या हो गया वर्क फंक्शन, एनर्जी कितनी है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास एनर्जी कितनी बची काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नहीं है तो इस जूल में, इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल में हो जाएगा, कितने हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻20, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻20 जूल, 3.2 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ऑप्शन नंबर थर्ड, देख लो एक बार इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80।
वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हमें वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, लेमडा इक्वल टू एच वाई क्या होता है, एम बी। हमें लेमडा निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34 kg मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये जो वेट रखेंगे हम यहाँ पे मास, उसको केजी में रखेंगे, तो 100 इंटू मिलीग्राम, ग्राम में केजी में 10⁻³ केजी। और वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, 1 मीटर बचा हमारे पास। ठीक है, और ये 2 3 और 6.6 इंटू 10⁻−34 मीटर। 1 मीटर बचा ना, 1 कट गया, तो ये आ गया हमारे पास लेमडा। 6.6 2 इंटू 10⁻34 37 33 34 आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लो इसको, बस कैलकुलेशन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 2 टाइम दैट ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, ये कितना है, 2 टाइम डेल्टा पी के, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर मूविंग पार्टिकल द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो हमें अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच वाई 4 पाई, एच वाई 4 पाई। और डेल्टा एक्स कितना है, 2 इंटू डेल्टा पी, 2 इंटू डेल्टा पी, और ये भी डेल्टा पी इक्वल टू एच वाई 4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी का स्क्वायर एम इंटू डेल्टा बी का स्क्वायर, 2 इक्वल टू एम इंटू डेल्टा बी का स्क्वायर। और ये एच वाई, ये 2 हट जाएगा, 8 पाई एम हो जाएगा। 2 को उधर भेज दे रहे हैं हम, 2 को क्या कर रहे हैं, इधर भेज रहे हैं, 8 पाई एम। ठीक है, एम स्क्वायर को भी इधर भेज दो, तो डेल्टा बी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, एच वाई 8 पाई यहाँ पे एम नहीं है, ये 8 है। ठीक है, 8 पाई है, और एम को इधर लाया, एम स्क्वायर हो गया, डेल्टा बी स्क्वायर 8 बाई एम स्क्वायर। तो डेल्टा बी स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच बाई 8 पाई एम स्क्वायर, 8 पाई एम स्क्वायर, 8 पाई एम स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड। एच बाई अंडर रूट 8 पाई एम स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड, 81 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इसको एक बार देख लो, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। Which of the following change will result in increase of bond length? Bond length, bond order inversely proportional to bond length, bond length। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो हमें क्या इंक्रीज बताना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब देखो ये 9 8 7 15 और ये 14, तो हमने एक चीज पढ़ी है, 14 का क्या होता है, देखो ये हो गया 13 14 15 13 16 12 17, इसका होता है 3 14 का होता है 3। ठीक है, देखो 14 का क्या होता है 3, और ये होता है 13 और 15, इसका होता है 2.5, और ये 12 और 16 2, और ये 17 और 11 1.5। ये कहां से 15 से 14, 15 से 14, 15 से कितना हो गया, देखो ये 8 और 7 15, 15 से किस में जा रहा है, 7 7 14 में, 15 से 14 मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर कितने से 2.5 से कितना हो रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5 से 3। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, इसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी।
बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसमें देखो 12 और ये 13, 12 का कितना है, 12 का 2, 12 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका 13 का 2.5। इसमें भी बढ़ रहा है तो इसमें भी बॉन्ड लेंथ कम होगी। हमें क्या बताना है, इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। ये देखो 14 और ये 13, 14 और 13 मतलब 14 का 3 और ये 13 का 2.5, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर थर्ड। 82 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। तो क्या करो, डायरेक्ट मेथड है, इसका बॉन्ड काटो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या बन जाएगा प्लस H डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। ये कीटोन है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे रिडक्टिव ZnH2 है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा। देखो ये ऑप्शन नंबर 4, 83 का ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस देख लो। बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। मैच द कॉलम। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम और ड्राई ईथर। कोरी हाउस में लिथियम और फ्रैंकलैंड में जिंक होता है। तो कौन सा आ गया, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, ऑप्शन नंबर 7। मतलब कौन से मेटल यूज होते हैं इन रिएक्शन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा H log K2 by K1। ये क्या होता है, डेल्टा H बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो ये वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। तो ये वैल्यू आएगी पूरा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू निगेटिव आ जाएगा। लॉग इसको क्या, K2 माइनस लॉग K1 भी लिख सकते हैं। K1 इक्वल टू क्या आ रहा है, निगेटिव। तो ये निगेटिव लाने के लिए क्या होगा, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो K1 की वैल्यू क्या होगी, लॉग K1 की वैल्यू ज्यादा होगी और K2 की वैल्यू कम होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर, और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, K की वैल्यू कम होगी। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो K की वैल्यू क्या आ रही है, कम हो रही है। मतलब पहले क्या आएगा, डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। तो एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, इंडो में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2। इंडो में क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है, और ये वैल्यू इंडो में पॉजिटिव लानी है हमें, तो लॉग K2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और K1 की वैल्यू कम होगी। मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। क्या होगा, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ये क्या होगा, एक्सो में, और ये होगा इंडो में। 85 का ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। इंटरमाइक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमाइक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन एटम, डायरेक्टली किससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट से। यहां पे है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी, ठीक है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, इसके बीच बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं है, किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन इसमें नहीं है। इसमें क्या है, CH3 है, CH3 है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, किससे, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, इससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। 86 का कौन सा हो गया, थर्ड, इसमें नहीं होगा। अब देखते हैं 87 नंबर, कंपाउंड हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। XeF2 में देखो, Xe, ये F हो गया, ये F हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 यूज हुए, बच्चे कितने, 1 3 6, कितना हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, लोन पेयर 3, बॉन्ड पेयर 2, कितना हो गया 5, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3d, ठीक है। इसमें भी PCl5 में PCl3, P5 होते हैं, 1 2 3, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, और ये F और ये F, ये भी क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए 5, तो sp3d। अब किसका देखें, XeF4 का, Xe हो गया, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, F F F F, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर, कितना हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, कितना 5 सिग्मा एक लोन पेयर 6, कितने आ गए, sp3d2, 6 हाइब्रिड तो sp3d2, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, 87 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। When 2 mole nitrogen and 5 mole hydrogen react at equilibrium concentration of NH3, found half of the concentration of N2, what will be the equilibrium constant for the reaction? क्या है हमारे पास, हम इसको देखो क्या ले रहे हैं, N2 कितना है 2 मोल, N2 कितना मोल ले रहे हैं 2 मोल, और ये कितना मोल है 5 मोल, और ये T=0 पे है। T=इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है 2 - x और 5 - 3x, और ये कितना बनेगा 2x। तो ये कंडीशन दे रहा है इक्विलिब्रियम पे क्या है 2x, NH3 का जो कंसंट्रेशन है 2x = क्या है 1/2, हाफ है किसका, n का, 2 - x का। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 4x = 2 - x, ये क्या हो जाएगा 5x = 2, x = कितना आ गया 0.4, x = 0.4 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो सबने, कितना 1.6 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 3.8 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.4 रखोगे 0.8 हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गया सबका, ठीक है। अब Kc की वैल्यू क्या होती है, Kc = 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और 3.8 का क्यूब हो जाएगा इंटू 1.6 हो जाएगा। इसको 1.8 लिख सकते हैं ना, पॉइंट स्क्वायर है, चलो ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 3.8 का क्यूब इंटू 1.6 है ये, तो ये 8 दूनी 16 और ये 0.4, ठीक है, 2 चौक 8, ये कितना आ गया 0.4 अपॉन ये आता है हमारे पास 50, इसका क्यूब करेंगे तो 54.87 आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या 55 लिख सकते हैं ना, 0.4/55 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4/550 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, कैलकुलेट करो, 4 और ये 550, इसको एक बार और डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 2, ये 2
तो 2 4, 2 7 14, 2 5 10, 275, देखो 275 और ये 2.0000, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार। 8 बार ले आएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। 7, 7 25 35, ये हो जाएगा 7, 7 25 35 के 5, हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52, 2 7 2 14, 5 19। हाँ देखो ये लगभग 0.7 है ना, 7.29 इंटू 10⁻³ हम क्या करें, दशमलव को यहाँ लाए तो 1 2 3, तो 7 इंटू 10⁻³ आएगा समथिंग। देखो कौन सा है, 1.82, 7.29। अप्रॉक्स करके भी हम लगा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ 0.007 आ रहा है तो मतलब ये 7 के लगभग ये आएगा, 0.007 के। और 0.007 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना। तो देखो इसके अप्रॉक्स में कौन सा है, 1.8 होगा नहीं, 7.29 इंटू 10⁻³ 9 है 10 है, तो ये हो सकता है 7.29 इंटू 10⁻³। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 88 का ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, हम 88 89 देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन अमंग द फॉलोइंग, मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कार्बोनाइन, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी -m, -h और -i। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। और +m, +h और +i, ये क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो देखो, और रेजोनेंस क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में अगर स्टेबलाइज, रेजोनेंस अगर हो रहा है तो ये स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है निगेटिव चार्ज, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। और इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। सबसे पहले क्या देखो, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो सबसे अनस्टेबल कौन हो गया, पहला। क्यों, क्योंकि ये तीनों में क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, लोन पेयर, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। सबसे कम स्टेबल ये हो गया। अब इनमें देखो, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, -m देखो, ये क्या है, ये +m है, ये +m है, और ये क्या है, -m है। -m वाला क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ये प्लस स्टेबिलिटी को कम करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। इसमें न तो स्टेबलाइज कोई कर रहा है, न तो अनस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये -m वाला क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, चौथा वाला। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा दूसरा वाला, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आ गया हमारे पास, चौथा, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन चौथा। 89 का कौन सा हो गया, चौथा। चलते हैं 90 नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोनाइन। मोर स्टेबल एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, मोर अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, तो ये क्या है, sp है, और ये है sp2, और ये है sp3। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, और इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। 90 का सेकंड, सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं 91 नंबर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसडी की स्ट्रेंथ। एसडी की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो भी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो भी कम करेगा वो एसडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। ये क्या है, -m, 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 3 -m, 2 -m, 1 -m, वहां पर कोई m नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसडी कौन सा हो जाएगा, एसडी की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पहला,
क्यों? क्योंकि माइनस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ को माइनस एम क्या करता है? बढ़ाता है। माइनस एम बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो जितना कम करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगी। अब देखते हैं 92 नंबर। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होती है? फोर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। लार्ज साइज कैटायन, स्मॉल साइज एनायन। लार्ज साइज कैटायन, स्मॉल साइज एनायन। ठीक है, लार्ज साइज कैटायन, स्मॉल साइज एनायन। और क्या होना चाहिए? लो चार्ज क्या होना चाहिए? आयंस पे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगर देखो, अगर चार्ज बढ़ेगा, जैसे अगर हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं तो साइज तो छोटी हो जाएगी कैटायन की, और हमें कैटायन कैसा चाहिए? लार्ज चाहिए कैटायन। ठीक है, अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो छोटी होती जाएगी। और अगर माइनस पे, अगर एनायन पे हम निगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो उसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो हमें चाहिए क्या? स्मॉल एनायन और लार्ज कैटायन, लेकिन लो चार्ज के साथ। चार्ज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, 92 का। देखते हैं 93 नंबर। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच जो भी ग्रुप हो वो डिफरेंट हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी, और ये ए बी सी डी, ये भी हो सकता है। मतलब जो भी डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे लगे जो दोनों ग्रुप होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसमें देखो, इसमें दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। एक एच है, एक CH3 है। यहाँ भी एक एच है, एक CH3 है। यहाँ पर एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। एक एच है, एक CH3 है। यहाँ पे एक एच है, एक फिनाइल, एक एच है, फिनाइल है। बचा एक कौन? यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, दोनों एच एच है। तो चौथा वाला नहीं, चौथा वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। 93। अब देखते हैं 94 नंबर। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर पॉसिबल एथेन बाय रोटेशन ऑफ सीसी बॉन्ड। एथेन हो गया एच, अब इस एक हाइड्रोजन को पकड़ के, ये पूरा एक कार्बन को पकड़ के, एक कार्बन ही है और एक बड़ा वाला कार्बन है। ठीक है, जो बड़ा वाला कार्बन है उसको पकड़ के ऐसे घुमाओ। ठीक है, तो कितने कन्फर्मर इसके बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। हर एक थीटा एंगल पे, थीटा यहाँ पे मान लो 0 है। अब थीटा हम जितना बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे उतने कन्फर्मर इसके बनते जाएंगे। तो कितने बनते हैं? इनफाइनाइट कन्फर्मर बनते हैं। इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सिंपल क्वेश्चन है। 95। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिट टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड सी, और ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये कैसा हाइड्रोजन है? ये कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ गया? अल्फा हाइड्रोजन आ गया, ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। डबल, सिंगल, डबल, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये भी शो करेगा। इसमें देखो डबल, सिंगल, डबल, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी है, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा। अल्फा नहीं है लेकिन कॉन्जुगेटेड तो है, तो तीनों शो करेंगे। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर थर्ड, तीनों शो करेगा। क्या? टाटोमेरिज्म। 95 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलते हैं 96 नंबर। नॉट सो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के लिए क्या होता है? जैसे बाई बैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, इससे लगे हुए जो आर ग्रुप होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? दोनों में डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लो आर आर है, तो इसमें जो इसका जो अगला मेटामर बने, इसका जो अगला मेटामर बने उसमें मान लो ये आर हो जाए, ये आर डैश, ये मान लो आर हो जाए, ये आर ट्रिपल डैश हो जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और ये सेम भी हो सकते हैं, आर आर भी हो सकते हैं, आर भी हो सकते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या है? ये इसका क्या है? मेटामर है, ये इसका मेटामर है और ये इसका मेटामर है।
ठीक है। तो अब देखो, और क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप इसके उधर उधर करने पे, इधर उधर करने पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है। देखो इसको बनाओ, इसका मेटामर बनाओ, एक CH3 को उधर ले जाओ, एक CH2 को इधर कर दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 N CH2 CH3। दोनों डिफरेंट कंपाउंड बन गए कि नहीं, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। इसी तरह इसमें हो जाएगा, सेम वही करना है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। इसमें देखो, अगर हम इसमें करते हैं तो ये क्या एल्कोहल है, इसमें मान लो हम एक CH3 को यहां भेज दे और H को यहां भेज दे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा OCH3, और ये क्या हो जाएगा CH2 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 CH3 हो जाएगा। 3 ये 4, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन ये क्या बन गया, ये ईथर बन गया, ये ईथर बन गया, और ये क्या है, एल्कोहल है। ये क्या है, एल्कोहल है, ये एल्कोहल और ये ईथर बन गया। मेटामेरिज्म में बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, चलो ठीक है, एल्किल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहा है, एल्कोहल से ईथर बन जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर 3, ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, मेटा पोजीशन पे है, ये बनाया हमने, ये है CH2 प्लस, ये क्या है OH, ये क्या लगाएगा -I, मेटा पे -I, ये पैरा पे है OH CH2 प्लस, ये क्या लगेगा प्लस M लगाएगा ये, और ये क्या है CH2 प्लस, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है, चौथे वाले में देखो, ये चौथा है, ये तीसरा था, ये दूसरा था, ये पहला था, और ये चौथा। चौथे वाले में क्या लगा हुआ है, CH2 प्लस और COH। ये कैसा है, -M ग्रुप है ये, तो हमें स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, जो प्लस M क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। प्लस M क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करेगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, प्लस M लग रहा है। रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज सब हो रहे हैं, अब प्लस M लग रहा है इसमें। ठीक है, ये प्लस M लग रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो ये हो गया। अब इन तीनों में कंपेयर करना है, इन तीनों में देखो, इसमें क्या लग रहा है -I और ये -M, ये दोनों अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। इसमें क्या न कोई कम करने वाला नहीं है इसकी स्टेबिलिटी को, ठीक है, न तो कोई बढ़ाने वाला, न तो कोई कम करने वाला। जब कम करने वाला नहीं है तो इन दोनों से तो ज्यादा होगा ना इसका, तो थर्ड आ जाएगा। उसके बाद अब इसमें देखो -M ज्यादा होता है -I से, तो इसकी इससे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, क्यों, ये -M है, ज्यादा स्टेबिलिटी को कम करेगा, तो ये पहला वाला हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया हमारे पास, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, 97। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। या Cl मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट इतना, बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज इतना, कोवैलेंट कैरेक्टर। हम पहले परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल लो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ये क्या होता है, म्यू ऑब्जर्व बाई म्यू कैलकुलेटेड। और म्यू ऑब्जर्व को एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं, और म्यू कैलकुलेटेड को एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं। तो रखो वैल्यू पूरे 100 कर देंगे, रखो वैल्यू म्यू ऑब्जर्व कितना है
म्यू एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ देखो, एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी दिखी है 1.03 और एक्सपेक्टेड वैल्यू 6.12 इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 103 612 पूरे 100। ये कितना हो जाएगा 4 से काटो, ये हो जाएगा 25 और ये 4 एकम 4 2 4 25 20 4 3 12 153। ये हो जाएगा 25 3 75 और 25 एकम 25 153.75। इससे डिवाइड करो अब कितना 2575 में कितना से 153 से 153 से। ठीक है, 153 से कितना आ जाएगा, पहले तो जाएगा एक बार, कितना हो जाएगा 153, एक बार जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 में से पार किया 0 1 और ये बढ़ गया। अब देखो कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 6 बार, 7 वाले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 7 बचे 35, 7 का हम 7 3 10 हो जाएगा, 6 3 18 6 5 30 1 31 6 का 6 3 9 9 1 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12127, एक 0 बढ़ा लो, 5 बढ़ा के अब कितनी बार जाएगा 127, अब कितनी बार जाएगा 8 बार, हाँ 8। ये लगभग आ जाएगा 16.83। ठीक है, 16.83। अब ये हमारे पास क्या आ गया परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ गया कितने 16.83। हमें निकालना क्या है परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर निकालना है। तो 100 माइनस 16.83 ये है 16। ठीक है, ये है 16.83। ये कितना आ जाएगा 83.17, 83.17%, 83.17%। ऑप्शन नंबर 3। देख लो इसको एक बार। चलते हैं 99 नंबर में। व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, नंबरिंग करो पहले, ये 1 नंबर हो गया, इसका थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लो, समझने में आसानी है। ठीक है, ये क्या है CH3 है, ये क्या है Cl है, ये H है, ये Cl है और ये है CH3 है। ठीक है, और ये क्या है ये H है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी नंबरिंग करो, 1 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये और 4 नंबर ये। अब 1 2 3 घूम जाओ, 1 2 3 कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो R होना चाहिए, लेकिन लोवेस्ट पीरियोडिक कहाँ है हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। दूसरा कार्बन है तो हो जाएगा 2s। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर। अब घूमो 1 2 3 1 2 3, ये भी कैसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, ये भी क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज 3R होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा यस 3s हो जाएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है। क्या लोवेस्ट पीरियोडिक जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होती है, लोवेस्ट पीरियोडिक जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होती है तो जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2s और 3s, 2s और 3s। अगर लोवेस्ट पीरियोडिक हॉरिजॉन्टल पे नहीं होती तो जो आता वही रखते हैं, और लोवेस्ट पीरियोडिक हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से जो आता है उसका उल्टा कर देते हैं। तो 2s 3s ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 हो गया 100। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा ज्यादा होगा। ऐसे ग्रुप देखो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है, ये तो माइनस एम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, और ये प्लस एम होता है प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा 3rd।
बेसिक डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा। उसके बाद ये तो कम कर रहा है तो इसका सबसे कम हो जाएगा, किसका, सेकंड का सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट। बेसिक डिस्टेंस थर्ड के सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, थर्ड के सबसे ज्यादा, थर्ड के सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थर्ड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड, बेसिक डिस्टेंस का ऑर्डर। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन हो गए डिस्कस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।